नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी जी कोड में। आज हम साइंस एंड टेक को लेकर आए हैं। इसके लिए थर्ड पार्ट। इसके पहले हमने दो पार्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है काफ़ी होलिस्टिक वे में। एंड मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे PYQ से सीरीज चल रहा है जिसमें हमने वेरियस लेक्चर्स को ले रखा है। जैसे पॉलिटी का हो गया, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का हो गया, इकोनॉमी का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, फिर हिस्ट्री का हो गया, आर्ट एंड कल्चर का भी हो गया। ठीक है, सबको हमने होलिस्टिक वे में डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा तो आई वुड सजेस्ट कि जाइए देखिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, स्पेशली जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 आने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं पहले। बोला कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्या दे रखा है? विटामिन डिफिशियंसी एंड डिजीज। ठीक है, पूछा है विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड। क्या करेक्टली मैच्ड पूछा है। ठीक है, बोला है विटामिन सी स्कर्वी रोग, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई नाइट ब्लाइंडनेस। बताओ इनमें से कौन सा सही है? विटामिन ई नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए से होता है। ठीक है, विटामिन ए से हमें नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हमारा सही है। विटामिन ए स्कर्वी, विटामिन सी स्कर्वी एंड विटामिन डी रिकेट्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा ए फर्स्ट सही होगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन दे रखे हैं और उससे रिलेटेड दो डिजीजेस होते हैं। ठीक है, उसको दे रखा है, तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे देखो, विटामिन डी रिकेट्स एंड ओस्टोमेलेसिया, विटामिन ई लेस फर्टिलिटी एंड विटामिन के नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मतलब अगर आपका बॉडी में मतलब क्लॉट ही नहीं होता ब्लड, अगर कहीं कट गया बॉडी का पार्ट, कुछ क्रैक वगैरह हो गया ना, उससे जो ब्लड का फ्लो होता है वो क्लॉट ही नहीं होगा। समझ रहे हो? तो वो बता रहा है विटामिन के की वजह से होता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? कंसीडर फॉलोइंग डिजीज। डिजीज दे रखा, डायपिथेरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। बोला विच ऑफ द अबव डिजीज हैज हैव बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया। इनमें से कौन सा डिजीज इरेडिकेट हो गया है इंडिया में, अगर हम देखें तो। ठीक है, डायपिथेरिया नहीं, गलत है। ये अभी भी एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न बना हुआ है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ कंसर्न अभी भी बना हुआ है। चिकन पॉक्स ये भी नहीं है, अभी भी आप देखने को मिलता है ना। बेसिकली जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं चिकन पॉक्स के। स्मॉल पॉक्स, जी हाँ, इसे ग्लोबली इरेडिकेट कर दिया गया है। ठीक है, इसे ग्लोबली इरेडिकेट किया गया, कर दिया गया। अगर इंडिया में देखो तो इसका लास्ट केस 1975 में मिला था। ठीक है, 1975 में इसका लास्ट केस मिला था। अभी अभी देखे तो इसे कहीं ना कहीं ग्लोबली इरेडिकेट कर दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है। और उसमें कहीं ना कहीं इंडिया एक काफी वाइटल रोल प्ले किया था। अगर हम देखें तो इंडिया काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर देखें तो आंसर नंबर हमारा भी होगा। ठीक है, डायपिथेरिया, द बैक्टीरिया Corynebacterium diphtheria is caused the infection illness diphtheria the throat and जो upper airways होता है ना, बेसिकली वहाँ पे हमें मेन इन्फेक्शन इसका देखने को मिलता है। और जो डाटा है बेसिकली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इन्वेस्टिगेशन, उसके अकॉर्डिंग देखे तो इंडिया कितना रिपोर्ट किया गया था? 41,672 केसेस 2005 से 2014 में देखे तो। और केस ऑफ फैटिलिटी कितना था? 2.2%। दिस इज सिग्निफिकेंट नंबर भाई। एंड 84% ऑफ द केसेस अगर देखे तो कहाँ कहाँ से रिकॉर्ड किया गया था? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, असम हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, कर्नाटक हो गया, नागालैंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, वेस्ट बंगाल। इसलिए ये था। ठीक है, चिकन पॉक्स अभी तक देखे तो कहीं ना कहीं चिल्ड्रंस में प्रिवेलेंट है। ठीक है, पीपल आर द स्टिल कंसर्न अबाउट द चिकन पॉक्स, गवर्नमेंट इज वर्किंग टू इरेडिकेट इट कम्प्लीटली। ठीक है, अभी तक देखे तो कहीं ना कहीं जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें कंसर्न बना हुआ है चिकन पॉक्स को लेके, स्पेशली जो चिल्ड्रंस होते हैं बिलो द एज ऑफ 18। ठीक है, तो अभी तक हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे चिकन पॉक्स से रिलेटेड मुहिम चलाए गए हैं। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलती हैं। और जो बेसिकली डॉक्टर्स हैं उनको द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रूरल एरियाज है, अर्बन एरियाज, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि जो चिकन पॉक्स है ना उसके स्प्रेड को रोका जा सके। ठीक है, स्मॉल पॉक्स का तो अभी इरेडिकेट हो गया इंडिया में, 1975 में लास्ट केस देखने को मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है? इन एडिशन टू फिंगरप्रिंट स्कैनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन। ठीक है, फिंगरप्रिंट ये स्कैनिंग के बाद और भी क्या मतलब बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है? आइरिस स्कैनिंग हो गया, रेटिनल स्कैनिंग हो गया, वॉइस रिकॉग्निशन होता है। बताओ कौन सा होगा इसमें से? देखो,
आइरिस स्कैनिंग होगा, तीनों होगा इसमें से, ठीक है। इसमें से हमें तीनों देखने को मिलता है, आइरिस स्कैनिंग भी, रेटिनल स्कैनिंग भी, वॉइस रिकॉग्निशन भी देखने को मिलता है। आइरिस स्कैनिंग में क्या होता है, आई का जो कलर्ड पार्ट होता है ना, आई का जो कलर्ड पार्ट होता है उसकी यूनिक पैटर्न को कहीं ना कहीं इसमें स्कैन किया जाता है। रेटिनल स्कैनिंग में क्या होता है, रेटिना में जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, ब्लड वेसल्स होते हैं बेसिकली, उसमें जो यूनिक पैटर्न हमें देखने को मिलता है उसको ये स्कैन करता है इसमें। वॉइस रिकॉग्निशन बेसिकली जो एक यूनिक पैटर्न होता है, वोकल कैरेक्टरिस्टिक, और बेसिकली उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको एनालाइज करता है, ठीक है। तो हमारा तीनों सही है, तो डी विल बी द राइट आंसर। हम देख सकते हो आइरिस हो गया, ठीक है। बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी that use visible near infrared light to take the high contrast photograph of a person iris. रेटिनल स्कैनिंग यूनिक पैटर्न को कहीं ना कहीं मैप करता है पर्सन के रेटिना को, ठीक है। ब्लड वेसल विद इन द रेटिना एब्जॉर्ब लाइट मोर readily than surrounding tissues, thus easily identified with appropriate lighting, ठीक है। वोकल रिकॉग्निशन भी कहीं ना कहीं यूज किया जाता है इसमें, आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल which of the following statement is are correct। अग्नि 4 जो मिसाइल है बेसिकली उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे रखा है और हमें बताना कौन सा उसमें से करेक्ट है, ठीक है। पहला बोला इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। दूसरा बोल रहा है इट इज फ्यूल्ड बाई लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वारहेड अबाउट 7500 किलोमीटर अवे। बताओ इनमें से कौन सा सही है। देखो फर्स्ट वाला हमारा सही है क्योंकि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। जो दूसरा वाला बोला इट इज फ्यूल्ड बाई लिक्विड प्रोपेलेंट, भाई दो स्टेज है, दोनों सॉलिड है, ठीक है। इसमें दो स्टेज है बेसिकली, अगली 4 में अगर देखें तो दोनों हमें सॉलिड देखने को मिलता है, लिक्विड प्रोपेलेंट यूज नहीं होता इसमें, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। एंड थर्ड क्या बोल रहा है, इट कैन डिलीवर 1 टन ऑफ न्यूक्लियर वारहेड अबाउट 7500 किलोमीटर अवे। देखो ये 4000 होगा, 3500 से 4000, ठीक है, किलोमीटर, 7500 किलोमीटर नहीं होगा। 1 टन तो डिलीवर कर सकता है बट 3500 से 4000 किलोमीटर तक, 7500 तक नहीं, गलत होगा हमारा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा दूसरा तीसरा गलत है, फर्स्ट सही है, तो ए विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो इट इज न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्ग रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल, ठीक है। लॉन्ग रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल है यार। बैलिस्टिक, ठीक है। अगर स्ट्राइक रेंज देखें तो हमें 4000 किलोमीटर देखने को मिलता है। 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल, ठीक है, 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट, वहाँ पे लिक्विड दिया हुआ था तो इस वजह से हमारा वो गलत हो गया था। सरफेस टू सरफेस है, 20 मीटर लॉन्ग विथ वेट ऑफ 17 टन, ठीक है, 17 टन तक बेसिकली है। एंड ये फोर्थ है अग्नि सीरीज और मिसाइल का जो है, ठीक है। तो इसके लिए ये है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यहाँ पे कौन सा प्रोसेस बेसिकली इसमें इन्वॉल्व है, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज टू फॉर्म फ्री एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो रहा है फ्री एनर्जी को फॉर्म करने के लिए। सेकंड क्या बोल रहा है, फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड, food is oxidized to release carbon dioxide and water, oxygen is taken and carbon dioxide and water vapor are given out। भाई इसमें जो फ्री एनर्जी है ना उसको कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है और स्टोर किया जा रहा है, ये सही हमारा। जो फ्री एनर्जी है उसको बेसिकली केमिकल एनर्जी या फिर आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है और स्टोर किया जा रहा है बेसिकली। फ्री एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी तो फ्री है भाई, समझ रहे हो। तो वी विल बी द राइट आंसर। देख सकते हो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स एंड जो सम अदर ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट लाइट इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट बेसिकली जो हमें ट्रीज के लीव्स वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है, रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनसफिशिएंट सोलर एनर्जी इनटू यूजफुल केमिकल एनर्जी में, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम photosynthesis process make use of water and emit of oxygen that is vitally necessary for
आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली ये था इसका प्रोसेस, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? लेट्स से दिस इज प्लांट, ठीक है, ये प्लांट है, ये इसकी टहनियाँ है। तो कुछ पार्ट इसका ऐसे तोड़कर आप फिर से एक सॉइल में इसको लगा दे रहे हो ऐसे, और फिर ये मतलब फिर से ये बड़ा हो जा रहा है उसी में। ठीक है, यहाँ पे जो सीड की नीड है ना, वो नहीं हो रही है। सीड की नीड हो ही नहीं रही है, मतलब उसके टहनियों को आप काट के फिर से नए सॉइल में आप उसको इम्प्लांट कर दे रहे हो। ठीक है, बेसिकली ये होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो पहला पूछा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूस ए कोलोनल पॉपुलेशन, कोलोनल पॉपुलेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प इन एलिमिनेटिंग द वायरस। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है बेसिकली वो हेल्प करता है कि वायरस को एलिमिनेट किया जाए। ठीक है, थर्ड क्या बोला? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ईयर। जी हाँ, ये हमारा सही है। मोस्ट ऑफ द ईयर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे सीड वगैरह में क्या होता है कि पहले फ्लावर आएगा, फिर उसके बाद फ्लावर खत्म होगा तो सीड बचेगा, सीड को फिर से यहाँ पे इम्प्लांट किया सीड को फिर से कहीं ना कहीं इम्प्लांट करना होता है, तब जाके ट्री बनता है वो। बट इसको हम मोस्ट ऑफ द ईयर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली ऐसा नहीं होता कि सीजन टू सीजन इसको करना होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा फर्स्ट ही है। यहाँ पे पूछा वेजिटेटिव, फर्स्ट पहले देखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूस ए क्लोनल पॉपुलेशन। जी हाँ, सही है। ये आइडेंटिकल होता है जो पेरेंट्स होते हैं इसके। ठीक है, जैसे दिस इज मेन, इसके पेरेंट हो गए। ठीक है, इसके पेरेंट हो गए, तो यहाँ से इसको काटा गया था, फिर इसके बाद लगाया गया था, तो कहीं ना कहीं आइडेंटिकल होगा ना इसके, मतलब समान ही होगा ना। ये सीड से थोड़ी आ रहा है भाई, समझ रहे हो? डायरेक्ट इसी को तो इम्प्लांट किया गया यहाँ पे, तो इसके क्या आइडेंटिकल होगा? जी हाँ, फर्स्ट से ही हमारा, क्योंकि एक क्लोनल पॉपुलेशन को प्रोड्यूस कर रहा है। सेकंड बोला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प इन एलिमिनेटिंग द वायरस। नहीं भाई, यहाँ पे जो वायरस प्रेजेंट होगा ना इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट नहीं करता, तो ये हमारा गलत होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सी विल बी द राइट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट, बेसिकली हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। इन दिस प्रोसेस न्यू ऑर्गेनिज्म अराइज विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड। अब सीड की नीड ही नहीं है। ठीक है, इट हेल्प इन क्लोन डेवलपमेंट। दूसरा हमारा इनकरेक्ट है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ओनली इंक्लूड mitosis which guarantee that genetic information in the DNA of vegetative progeny, मतलब चाइल्ड जो अदर प्लांट उसको लगाया जा रहा है, is identical to that in the mother plants and allow for year round use। ठीक है, आइडेंटिकल होता है मदर प्लांट्स के। अगर देखें तो हाउएवर इट हैज नो इफेक्ट ऑन रिमूवल ऑफ वायरस, कोई इफेक्ट नहीं शो करता है अगर हम रिमूवल ऑफ वायरस की बात करें तो। A plant that has been repeatedly infected by the virus typically varies in the infection carries the infection for the whole life is formed। ठीक है, therefore any vegetative portion used for reproduction stay contaminated। ठीक है, वही मैं बताया कि जो बेसिकली जो वेजिटेटिव पोर्शन यूज किया जा रहा है बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए, वो कंटामिनेट रहेगा, वो उसमें कहीं ना कहीं वायरस ट्रांसफर होंगे। ठीक है, थर्ड वाला हमारा करेक्ट था, क्योंकि इसे मोस्ट ऑफ द ईयर प्रैक्टिस किया जा सकता है। ठीक है, कुछ समझ सेवन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा हमें केमिकल चेंज का एग्जाम्पल देखने को मिलता है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है वो क्रिस्टल में चेंज हो जा रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस से वो मेल्ट हो जा रहा है। सोरिंग ऑफ मिल्क, बताओ कौन सा सही होगा इसमें? देखो, जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है ना, इसमें तो फिजिकल चेंज देखने को मिल रहा है भाई। इसमें तो हमें फिजिकल चेंज देखने को मिल, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, क्रिस्टल में बदल जा रहा है, तो फिजिकल चेंज हुआ ना। वैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें भी तो फिजिकल चेंज ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है बेसिकली वो सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है। ठीक है, तो उसका फिजिकल चेंज हो रहा है। सोरिंग ऑफ मिल्क, जी हाँ, ये हमें केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो लैक्टोज है ना, उसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है लैक्टिक एसिड में। किसके द्वारा? बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा। ठीक है, बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा कहीं ना कहीं जो लैक्टोज है इसमें बेसिकली इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो जी हाँ, थर्ड वाला हमारा सही होगा, वी विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो
केमिकल चेंजेस क्या होता है, इन्वॉल्व होता है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मटेरियल इनटू अनदर। और वहाँ पे हमें देखने को मिला जो तो फर्स्ट एंड सेकंड वाला था, मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, मतलब उसके जो फिजिकल चेंजेस है उसमें बस हमें देखने को मिला, फिजिकल चेंजेस में फिजिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्रिएशन ऑफ न्यू मटेरियल विथ यूनिक प्रॉपर्टीज एंड क्रिएशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस, बेसिकली इसमें हमें केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिजिकल चेंजेस की वही हमें नो न्यू केमिकल स्पीसीज क्रिएटेड, ठीक है, कोई न्यू केमिकल स्पीसीज हमें वहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है। जैसे आइस मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग वाटर हो गया, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेशन होता है हो गया, बेसिकली ये सब फिजिकल चेंजेस है, ना कि केमिकल चेंजेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग टेक्निक फिनोमेना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज्ड टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्या होता है, बेसिकली इसमें जो डीएनए होता है प्लांट का, उसमें कुछ अल्टरेशन किया जाता है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, बेसिकली ट्रांसजेनिक क्रॉप की बात करें तो। यहाँ पे बोला है बडिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट, काइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जीन सीक्वेंसिंग। बताओ कौन सा सही है इसमें से। देखो जो फर्स्ट वाला है ना, यह एक ट्रेडिशनल हॉर्टिकल्चर टेक्निक है। एक ट्रेडिशनल हॉर्टिकल्चर क्या है, टेक्निक है, इसमें कोई भी जेनेटिक चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। बेसिकली जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है इसमें, इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि यह ट्रांसजेनिक क्रॉप नहीं है। तो फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया। काइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, देखो ये जेनेटिक ट्रेट है, बेसिकली हमें हमेशा यूज होता हुआ दिखता है क्रॉप ब्रीडिंग में, ठीक है। क्रॉप ब्रीडिंग में हमें बेसिकली देखने को मिलता है इसमें, स्पेशली जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं ना उसको प्रोड्यूस करने में। तो बेसिकली इसे हम बोल सकते हैं जी हाँ, इसमें ट्रांसजेनिक क्रॉप है बेसिकली ये, ठीक है। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, जीन साइलेंसिंग। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जीन को साइलेंस कर दिया जाता है, जो कोई हार्मफुल जीन होगा, हाँ उसको साइलेंस कर दिया जाएगा, मतलब उसको साइलेंट कर दिया जाएगा बेसिकली, और दूसरे जीन को इंसर्ट किया जाता है। जी हाँ, ये भी सही है हमारा। तो दूसरा एंड तीसरा सही होगा, सो बी एंड बी बेसिकली द राइट आंसर, ठीक है, बी हमारा राइट करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हो फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है। इन बर्डिंग प्रोसेस द बर्ड इज टेकन फ्रॉम वन प्लांट एंड ग्रो टू अनदर प्लांट, बेसिकली प्लांट होता है, इसका जो बर्ड होता है बेसिकली एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ले जाया जाता है और उसमें ग्रो कराया जाता है बेसिकली। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, ट्रेडिशनल हॉर्टिकल्चर मेथड है। दूसरा वाला करेक्ट था हमारा। काइटोप्लाज्मिक मेल स्टेटरी सिस्टम इज वाइडली यूटिलाइज इन क्रॉप प्लांट फॉर हाइब्रिड ब्रीडिंग, ठीक है, किसके लिए, हाइब्रिड ब्रीडिंग, ये याद रखना, ड्यू टू कन्वीनियंस ऑफ कंट्रोलिंग स्टेरिलिटी। थर्ड वाला हमारा करेक्ट था, जीन साइलेंसिंग यूजिंग आरएनए इंटरफेस टेक्नोलॉजी, ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, वायरस इंट्रोड्यूस जीन इन साइलेंसिंग हैज बीन यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर टेक्निक, ठीक है। बेसिकली जीन को साइलेंट करके दूसरे जीन को इंसर्ट किया जा सकता है ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी जो है बेसिकली उसको इनहेंस किया जा सके, उसको इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेज कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, oil extracted from maize can be a feedstock for biodiesel, alcoholic beverages can be produced by using maize। बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट हमें बताना है ना। फर्स्ट हमारा सही है, मेज कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार, कॉर्न स्टार, ठीक है, कॉर्न स्टार्च बेसिकली हो गया, जिसे हम कहाँ फूड में यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट वाला हमारा सही हो गया। दूसरा, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी ए फीड स्टॉक, मतलब एक रॉ मटेरियल किसके लिए, बायोडीजल के लिए। जी हाँ, ये भी हमारा सही है। बेसिकली जो कॉर्न ऑयल होता है उसे फीड स्टॉक, एज ए फीड स्टॉक यूज किया जा सकता है बायोडीजल प्रोडक्शन में। जी हाँ, ये सही है हमारा। थर्ड क्या बोल रहा है, एल्कोहलिक बेवरेजेस कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग मेज। जी हाँ, ये भी हमारा सही है, क्योंकि आपने कॉर्न विस्की का नाम तो सुना ही होगा, इसी से तो बनाया जाता है भाई। तो हमारा तीनों सही है, ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा करेक्ट है, इसमें देखना गया तीनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, एमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ अदर थ्री, मतलब क्या बोला है, इनमें से तीन सिमिलर है, एक अलग है, बताओ कौन सा है। देखो, माइट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ये आर्कनीडा है, क्या है, आर्कनीडा, जो क्रैब है बेसिकली,
ये क्रस्टेशियंस में आता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ए विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो माइट स्पाइडर स्कॉर्पियन बिलोंग टू आर्कनीडा, आर्कनीडा, ठीक है। वेयर एज जो क्रैब है बेसिकली क्रस्टेशियंस में आता है। आप देख सकते हो आर्कनीडा वगैरह तो आपने पढ़ा ही होगा यार। ये ज़्यादातर लग रहा है कि साइंस उसका इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है, बट है ही यहाँ पे, पता नहीं कैसे आ गया, बट कोई ना, डिस्कस कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। इनमें से बताना हमें कौन सा करेक्ट सीक्वेंस को शो कर रहा है फूड चेन का। डाइटम, क्रस्टेशियंस, हेरिंग्स, क्रस्टेशियन, डाइटम, हेरिंग्स, डाइटम, हेरिंग, क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियन, हेरिंग, डाइटम्स, बताओ कौन सा। देखो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। डाइटम्स प्राइमरी प्रोड्यूसर है बेसिकली, तो अगर देखें तो सीक्वेंस हमारा ए वाला सही है, क्योंकि ऐसे ही तो चलता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। क्रस्टेशियन ये बेसिकली स्मॉल फिश है, स्मॉल फिश बेसिकली जो क्रस्टेशियंस को खाते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ठीक है। आप देख सकते हो फूड चेन इज अ पाथवे फॉर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर थ्रू द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ रिपीटेड कंजम्पशन एंड बीइंग कंज्यूम्ड। ग्रास ओपर को खाता, ग्रासेस को ग्रास ओपर खाता है, ग्रास ओपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाता है, मतलब हाँ, बेसिकली प्रोसेस चलता रहता है। एंड जो एवरी स्टेप होता है फूड चेन में उसे हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रोड्यूसर से, एंड कहाँ होता है, टॉप जो कंज्यूमर होता है उससे, ठीक। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का इज द पोजीशन एट विच इट इज प्लेस्ड इन फूड चेन, ठीक है। बेसिकली ऐसे होता है ना, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी, बेसिकली ये होता है तीनों, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, बोल रहा है विथ रेफरेंस टू टेक्नोलॉजी फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन। सोलर पावर प्रोडक्शन के जो टेक्नोलॉजीज है बेसिकली उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा है, हमें क्या बताना है, करेक्ट वन। फर्स्ट क्या बोल रहा है फोटोवोल्टाइक्स is a technology that generate electricity by direct conversion of light into electricity, while the solar thermal is a technology that utilize the sun's rays to generate heat, which is further used in electricity generation process. Second क्या बोला, photovoltaics generate alternating current, while the solar thermal generate direct currents, ठीक है। थर्ड क्या बोला है, India has a manufacturing base for solar thermal technology but not for photovoltaics, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, बताओ कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। देखो फर्स्ट वाला क्या है कि फोटोवोल्टाइक जो बेसिकली होता है क्या है, इसमें जो सनलाइट होता है ना उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है सोलर पैनल्स के यूज करके, ठीक है। सनलाइट को डायरेक्टली इन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि इसको सोलर पैनल को यूज करके, ठीक है। तो फर्स्ट इतना तो सही हमारा। अब जो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी है ना उसमें बेसिकली सनलाइट का यूज किया जाता है, हाँ, जो हीट होता है बेसिकली जो लिक्विड होता है या आप ले सकते हो वाटर वगैरह, उसको हीट करने के लिए, ठीक है। सोलर जो बेसिकली थर्मल टेक्नोलॉजी में सनलाइट का यूज किया जाता है लिक्विड को हीट करने के लिए। जब वहां से स्टीम प्रोड्यूस होने लग जाता है तो वह ड्राइव करता है किसको, टरबाइन को, टरबाइन को ड्राइव करता है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड बोला फोटोवोल्टाइक जनरेट अल्टरनेटिव करंट, गलत है। ये डीसी जनरेट करता है और ये एसी जनरेट करता है, ठीक है। ये डायरेक्ट करंट जनरेट करता है फोटोवोल्टाइक, ठीक है। जो सोलर थर्मल है बेसिकली ये जनरेट करता है एसी करंट, अल्टरनेट करंट, ठीक है। तो इस वजह से गलत होगा। बोल रहा है इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, भाई गवर्नमेंट के द्वारा फोटोवोल्टाइक को भी प्रमोट किया जा रहा है ना, फार्मर्स को प्रमोट किया जा रहा है कि आप अपने खेतों में सोलर पैनल्स लगाइए, उससे जो इरिगेशन हो रहा है उसको करिए, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है बेसिकली उस पर प्रमोट किया जा रहा है कि आप सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करिए, ठीक है। डिपेंडेंसी जो है बेसिकली कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी पर उस पर कम करना, समझ रहे हो। तो दूसरा तीसरा गलत, हमारा फर्स्ट सही है, तो ए विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो फर्स्ट फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी विच इज कॉमनली नोन एज सोलर पैनल प्रोड्यूस पावर थ्रू डिवाइस दैट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड इसको कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में,
किसके थ्रू? सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है? सोलर पैनल, ठीक है। देन दीज कंपोनेंट्स नोन एज सोलर सेल आर coupled to create bigger power generating structure called modules और panels, ठीक है। However, in solar thermal क्या होता है? फ्लूइड जो होता है बेसिकली उसको बॉयल किया जाता है सनलाइट, सनसाइन से, सनलाइट का यूज करके उसे बॉयल किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो बॉयल से स्टीम निकलता है उसे टरबाइन रोटेट किया जाता है, टरबाइन से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इसमें देखें तो फोटोवोल्टाइक में डायरेक्ट करंट को कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होता है, और इसमें जो सोलर थर्मल में होता है उसमें एसी होता है, ठीक है। तो दूसरा वाला हमारा इनकरेक्ट था, थर्ड वाला भी कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर इंडिया में देखें तो दोनों का मैन्युफैक्चरिंग बेस हमें देखने को मिलता है, सोलर थर्मल का, सोलर फोटोवोल्टेइक का भी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग, द फिनोमेना ऑफ हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ हाइबरनेशन का फिनोमेना। यार ये भी तो उसका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें कैसे आ गया? एनीवे, हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन, हाइबरनेशन देखो एक कंडीशन होते हैं जिसमें क्या होता है बेसिकली एनिमल और जो प्लांट होते हैं ना स्पेंड करते हैं विंटर इन ए डोरमेंट स्टेट, ठीक है। बेसिकली वो एक्टिव नहीं होते उस टाइम पे, ठीक है। वो हंट वगैरह नहीं करते अपने, मतलब जहाँ पे उनका हैबिटाट है बेसिकली उसमें जाके वैसे सोए रहते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। कोई भी काम नहीं करते। स्पेशली हमें विंटर टाइम में देखने को मिलता है, जैसे वियर ले लो, ठीक है। देखो वियर है भी इसमें, वियर हो गया, बैट हो गया, रोडेंट हो गया, देखो तीनों करते हैं, ठीक है। तीनों में देखने को मिलता है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमें तीनों हमारा तीनों करेक्ट है, ठीक है। हाइबरनेशन इज ए स्टेट ऑफ इनएक्टिव एंड मेटाबॉलिक डिप्रेशन इन इंडोथर्म्स। बेसिकली जो गर्म ब्लड वाले होते हैं, ठीक है, जो गर्म ब्लड वाले होते हैं उनको बोलते हैं एंडोथर्म्स। हैज लो मेटाबॉलिक रेट, स्लो स्लो ब्रीदिंग, स्लो हार्ट बीट, लो बॉडी टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैट हो गया, बियर हो गया, एंड थर्ड वाला क्या था? रोडेंट्स, ठीक है। व्हेन देयर इज नॉट एनफ फूड अवेलेबल, hibernation serve to conserve an endothermic animal lower its metabolic rate, जो मेटाबॉलिक रेट होता है बेसिकली उसको कम कर देते हैं, सब्सिक्वेंटली इट बॉडी टेम्परेचर टू अचीव देयर एनर्जी सेविंग, ठीक है। बेसिकली यही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन प्लेनेट अर्थ? वोल्केनिक एक्शन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बताओ इनमें से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है बेसिकली? वोल्केनिक एक्शन, जी हाँ, वोल्केनो से कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन, ठीक है, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, ये भी सही है। फोटोसिंथेसिस, भाई इसमें तो CO2 एब्जॉर्ब करता है ना प्लांट, फिर इसके बाद O2 को कहीं ना कहीं बाहर निकालता है, तो ये तो गलत हो गया ना, समझ रहे हो? थर्ड वाला तो गलत होगा हमारा। फोर्थ, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जी हाँ, इससे भी कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि सी विल बी द राइट आंसर। बट अगर एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो ना, इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, बट ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगर ऐसे नॉर्मल वे में हम सब सोचे तो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, O2 को छोड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन को। यहाँ पे देख सकते हो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड इमिट ऑक्सीजन, देयरफॉर फोटोसिंथेसिस डज नॉट कॉज द कार्बन साइकिल टू गेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला? लाइकेन which are capable of initiating ecological succession even on bare rocks are actually a symbiotic association of, लाइकेन किसका symbiotic association होता है बेसिकली हमें ये बताना है, ठीक है। देखो ये शो करता है symbiotic association between algae and fungi, एल्गी एंड फंगाई, बी विल बी द राइट आंसर। इसमें जो एल्गी का क्या काम होता है बेसिकली? ये फोटोसिंथेसिस करता है, हाँ, जो कि प्रोवाइड करता है फूड, और वही जो फंगाई होता है बेसिकली वो प्रोटेक्शन और मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर। देख सकते हो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजेस इन स्पीसीज स्ट्रक्चर ऑफ वन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम, ठीक है। कैसे स्पीसीज के बेसिकली स्ट्रक्चर में चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है ओवर द टाइम, ठीक है। Successional dynamics beginning with colonization of an area that has not been previously occupied by ecological community are referred as primary succession। मतलब ऐसे एरिया पे जहाँ पे अभी तक कोई कुछ ऐसा देखा नहीं गया था, वहाँ पे जब इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होता है बेसिकली उसे हम प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। दे इंक्लूड न्यूली एक्सपोर्ट रॉक्स, सैंड सरफेस, लावा फ्लो, न्यूली एक्सपोर्ट ग्लेशियल टेल्स, बेसिकली ये सारे प्राइमरी सक्सेशन में आते हैं, ठीक है। स्टेज ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इंक्लूड पायनियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
प्लांट लाइकेन एंड मोजेस हो गए, ग्रासी स्टेज हो गए, स्मॉलर सर्ब्स हो गए एंड ट्रीज हो गए बेसिकली, ठीक है। लाइकेन आर द कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म दैट सिम्बायोटिक पार्टनरशिप ऑफ टू सेपरेट ऑर्गेनिज्म, फंगाई एंड एल्गी, ठीक है। where the dominant partner is fungus that provide the lichen a majority of its characteristics from thallus to its fruiting bodies। बेसिकली वही सारी चीजें हैं कि कैसे कैसे इसमें हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारा 2014 का क्वेश्चन खत्म होता है, अब 2015 के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। आइए, क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला, विद रेफरेंस टू नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, उसमें कौन सा करेक्ट है, इसमें ये बताना है। इट इज अ कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड होते हैं, फील्ड्स होते हैं बेसिकली, उसको यूज किया जाता है इसमें, और ये कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, ये सही है, फर्स्ट फर्स्ट वाला हमारा सही है, ठीक है। सेकंड क्या बोला है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन डिजाइंड फॉर यूज बाय डिवाइसेस व्हिच कैन बी एट द डिस्टेंस ऑफ इवन 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, 1 मीटर ईच अदर से, भाई गलत है। इसका वेरी शॉर्ट रेंज होता है, अगर देखें तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है, लगभग हमें 4 सेंटीमीटर देखने को मिलता है, तो सेकंड वाला हमारा गलत होगा। नियर फील्ड कम्युनिकेशन कैन बी यूज इनक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जी हाँ, ये सही है। ये इनक्रिप्शन का यूज किया जा सकता है इसमें, अगर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है तो, ठीक है। तो बेसिकली हमारा कौन कौन सा फर्स्ट एंड थर्ड सही होगा, तो सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज परफेक्टली डिजाइन टू एक्सचेंज डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस थ्रू सिंपल टच जेस्चर, ठीक है। दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि नियर फील्ड टेक्नोलॉजी इज डिजाइन फॉर ऑपरेशनल डिस्टेंस ऑफ फ्यू सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का हमें बेसिकली देखने को मिलता है, वहाँ पे 1 मीटर दिया हुआ था, इस वजह से हमारा गलत था। थर्ड वाला, सिक्योरिटी लेवल ऑफ नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इज बाई डिफॉल्ट हायर कंपेयर टू अदर वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, जो अदर बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो, जो हमारा जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है वो काफी सिग्निफिकेंट लेवल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, अगर हम डाटा को शेयर करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी को बेसिकली हेल्थ सेक्टर में यूज करते हैं, हाँ, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, हमें वो बताना है। फर्स्ट बोला, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजीज। सेकेंड बोला, नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी। बताओ कौन सा सही होगा इसमें से। देखो जो फर्स्ट वाला है ना वह सही होगा, क्योंकि देखो नैनो टेक्नोलॉजीज कैन बी इंजीनियर टू डिलीवर ड्रग डायरेक्टली टू स्पेसिफिक सेल, ठीक है। इसको ऐसे बनाया जा सकता है कि जो ड्रग है बेसिकली उसको स्पेसिफिक जो सेल्स है, जैसे आप कैंसर सेल देख सकते हो, ठीक है, या फिर अदर जो सेल होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, वहां तक डिलीवर किया जा सके ताकि उसको हम मार सके। समझ रहे हो, जो ड्रग है बेसिकली उससे जो कैंसर सेल्स हैं उससे फाइट कर सके, उसके लिए वह टारगेटेड डिलीवरी कर सकता है। तो फर्स्ट तो सही है। सेकेंड क्या बोला, नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी, हाँ ये भी सही है, क्योंकि देखो जो नैनो टेक्नोलॉजी होगा ना वो हेल्प करेगा डिलीवर करने में जो जेनेटिक मटेरियल्स होगा इनटू सेल्स विद ग्रेटर प्रिसीजन। समझ रहे हो, मतलब एक तरह से ग्रेटर प्रिसीजन, मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं एकदम टारगेटेड जो जेनेटिक मटेरियल्स होगा उसको डिलीवर किया जा सकता है, वजह से कहीं ना कहीं जो इफेक्टिवनेस है ना जीन थेरेपी का वह इनहेंस हो जाएगा, वह इंप्रूव हो जाएगा। समझ रहे हो, तो इसी वजह से जो नैनो टेक्नोलॉजी है वह कहीं ना कहीं जीन थेरेपी में लार्जली कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो दूसरा भी हमारा सही है, तो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ नैनो मेडिसिन इज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी बाय नैनो स्केल ड्रग कैरीज। मेडिकल नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक थेरेपी एंड इम्प्रूवमेंट, बेसिकली ये था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइस क्यूब, ए पार्टिकल डिटेक्टर लोकेटेड इन साउथ पोल। क्या है, एक पार्टिकल डिटेक्टर बेसिकली हमें साउथ पोल में मतलब अंटार्कटिका में देखने को मिलता है, विच ऑफ द विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज, ठीक है। बेसिकली हमें ये बताना है, इसमें से स्टेटमेंट दे रखा है उसको करेक्ट बताना है। क्या पूछा है, इट इज ए वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर इनकम्पासिंग ए क्यूबिक मीटर इन आइस। ट्रिनो क्या है, बेसिकली न्यूट्रिनो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसमें ना हमें मास देखने को मिलता है ना इलेक्ट्रिक चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। क्या है, एक सब एटॉमिक
पार्टिकल है, ठीक है, जिसमें ना मास है ना इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। तो बोला है इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर इनकम्पासिंग ए क्यूबिक किलोमीटर इन आइस ऑफ द आइस। जी हाँ, फर्स्ट वाला हमारा सही है। सेकंड बोला है इट इज अ पावरफुल टेलीस्कोप टू रिसर्च द डार्क मैटर। इट इज अ पावरफुल टेलीस्कोप टू रिसर्च द डार्क मैटर। जी हाँ, ये भी सही है। इट इज बरीड डीप इन द आइस। जी हाँ, ये भी सही है, तीनों हमारा सही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो तो डी विल बी द राइट आंसर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। Statement first, with a cubic meter of ice in its footprint, ice cube is the largest neutrino detector ever built. It buried up to depth of 2.5 किलोमीटर। समझ रहे हो, 2.5 किलोमीटर तक कहीं ना कहीं बरीड किया गया है इसको। कहाँ पे? अंटार्कटिक में, ये याद रहे, ठीक है। सेकंड वाला भी करेक्ट है, क्योंकि आइस क्यूब टेलीस्कोप इज एन इफेक्टिव टूल फॉर लुकिंग फॉर डार्क मैटर and may shed light on physics mechanism underlying the mysterious origin of highest energy particle in nature। ठीक है, तो बेसिकली ये भी है। थर्ड वाला भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि मैंने देखा 2.5 किलोमीटर तक कहीं ना कहीं बरीड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है द टर्म गोल्डीलॉक्स जोन इज ऑफन सीन इन यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। गोल्डीलॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें से भी बताना हमें। द लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। बी बोला है रीजन इनसाइड द अर्थ वेयर सेल गैस इज अवेलेबल। मतलब एक ऐसा रीजन है बेसिकली अर्थ के इनसाइड में जहाँ पे सेल गैस अवेलेबल है। थर्ड बोला सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट इन आउटर स्पेस। डी बोला सर्च फॉर मेटेरॉइड्स कंटेनिंग प्रीसियस मेटल्स। बताओ इनमें से कौन सा सही है। देखो, गोल्डीलॉक जोन बेसिकली एक ऐसा रीजन है अराउंड द स्टार्स जहाँ पे एक ऐसा कंडीशन है कि जहाँ पे जो टेम्परेचर बेसिकली ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा कोल्ड है, हाँ, बेसिकली जस्ट राइट है, ठीक है। किसके लिए? लिक्विड वाटर के लिए। समझ रहे हो, ये बताया जा रहा है कि वहां पे वाटर एग्जिस्ट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो तो जो सी वाला ऑप्शन है, सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लेनेट इन आउटर स्पेस, गोल्डी लॉक जोन बेसिकली इससे एसोसिएटेड है, तो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। गोल्डी लॉक जोन इज हैबिटेबल जोन अराउंड द स्टार वेयर द टेम्परेचर इज ऑप्टिमम। ना ज्यादा कोल्ड है ना ज्यादा हॉट है, ठीक है, जो कि एक काफी अच्छा वो माना जाता है लिक्विड फॉर्मेशन के लिए, फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन प्लेनेट। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप इसको देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू फ्लाई एश प्रोड्यूस बाय पावर प्लांट यूजिंग कोल एज फ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो फ्लाई एश बेसिकली प्रोड्यूस होता है जब पावर प्लांट बेसिकली जो कि कोल का यूज करता है वहां से, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना उनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट बोला है फ्लाई एश कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बोल रहे जो फ्लाई एश होता है बेसिकली उसको यूज किया जा सकता है किसके लिए? ब्रिक्स के प्रोडक्शन के लिए, जो कि यूज किया जा सकता है बिल्डिंग मटेरियल्स पे, मतलब कंस्ट्रक्शन करने के लिए बिल्डिंग्स वगैरह का, ठीक है। सेकंड क्या बोला, फ्लाई एश कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट ऑफ कंक्रीट, ठीक है। थर्ड क्या बोला, फ्लाई एश इज मेड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड ओनली एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट। देखो यहीं पे एक्सट्रीम हो गया, ये गलत होगा हमारा, तो सी और डी गलत होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे क्या होगा, मरकरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो टॉक्सिक एलिमेंट्स है ना, तो इस वजह से हमारा थर्ड गलत हो गया। और बोला दूसरा क्या बोला, फ्लाई एश कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट ऑफ कंक्रीट। जो बेसिकली कंटेंट यूज होता है कंक्रीट के लिए, हाँ, उसमें हम इसको फ्लाई एश का यूज कर सकते हैं। जी हाँ, ये भी सही हमारा, हाँ, उसको रिप्लेस करके फ्लाई एश का यूज कर सकते हैं, जी हमारा सही है। इससे क्या होगा, इससे जो वर्केबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, बेसिकली कंक्रीट का, हुआ इंक्रीज हो जाएगा। और जो फर्स्ट वाला बोल रहा है, फ्लाई एश कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जी ये हमारा सही है, ठीक है। फ्लाई एश को यूज किया जा सकता है ब्रिक्स के कंस्ट्रक्शन में, प्रोडक्शन में, जिसको ब्रिक्स बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज हो सकता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारा सही है, ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी काफी बड़ा है, हमने देख लिया क्या है एग्जैक्टली, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू फ्यूल सेल इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल ऑक्सीजन आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। फ्यूल सेल का हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स आए थे उसमें भी क्वेश्चंस को देखा था इसका, तो फ्यूल सेल आप पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला बोल रहा है
इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज एज फ्यूल द फ्यूल सेल इमिट हीट वाटर एज बाई प्रोडक्ट। अगर प्योर हाइड्रोजन को यूज किया जाता है बेसिकली एज ए फ्यूल, तो फ्यूल क्या इमिट करेगा, हीट एंड वाटर को। ठीक है, सेकंड क्या बोला, फ्यूल सेल कैन बी यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स नॉट स्मॉल डिवाइसेज लाइक लैपटॉप एंड कंप्यूटर। ठीक है, थर्ड क्या बोला है, फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, देखो फर्स्ट वाला हमारा सही है। अगर प्योर हाइड्रोजन को यूज किया जा रहा है फ्यूल सेल में, तो जो उसका बाई प्रोडक्ट होगा बेसिकली वह हीट और वाटर बस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो हमारा सही है। सेकंड क्या बोल रहा है, फ्यूल सेल कैन बी यूज्ड पावरिंग बिल्डिंग्स नॉट स्मॉल डिवाइसेज लाइक लैपटॉप एंड कंप्यूटर। भाई पावरिंग बिल्डिंग को आप पावर दे रहे हो, ठीक है, और वहीं जब लैपटॉप और कंप्यूटर की बात आ रही है तो बोल रहे हो कि आप नहीं हो पाएगा, दैट इज रॉन्ग ना, दोनों को कर सकता है। ठीक है, जो लार्ज पावर सिस्टम है बेसिकली बिल्डिंग टू स्मॉल डिवाइसेज लाइक लैपटॉप एंड मोबाइल चार्जर्स, सबको पावर दे सकता है ये, तो दूसरा गलत होगा। सी वाला बोल रहा है कि फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, डीसी होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, एसी नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड, थर्ड गलत हुआ तो ऐसे सब करता हूँ, फर्स्ट सही होगा, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ए फ्यूल सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन क्लीन इफेक्टिव manner using chemical energy of hydrogen and other fuels. Electricity, water and heat are the only byproduct if hydrogen is the fuel. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड जो हीट होगा बेसिकली ये बस बाई प्रोडक्ट होगा अगर हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज किया जा रहा है तो। ठीक है, सेकंड गलत है क्योंकि हम दोनों में यूज कर सकते हैं इसको। थर्ड हमारा गलत है क्योंकि ये डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करता है ना कि अल्टरनेट करंट को। ठीक है, सो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वह कल आएगा, जिसमें हम 15, 16, 17, 18 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है कंपेरेटिवली जो अभी तक पूछे गए हैं। फर्स्ट वाले में तो लगभग 20 था। ठीक है, फिर उसके बाद कम हुआ बेसिकली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अदर जो PYQs हैं उसको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।